हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अभ्युदय और आप देख रहे हैं धुआंधार लगातार एजुकेशन एट द रेट सीटेड क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम सीटेड के अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत 2022 से पूर्व 2011 तक के सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्याओं के साथ हल करवा रहे हैं। तो दोस्तों, जो कि आपको एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए इस हल प्रश्न का रीड के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रश्नोत्तरी खेल के लिए आप लोग बिल्कुल सज्ज हो जाएं और निरंतर यह सीरीज आधा घंटा का होगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी प्रश्नों को आप पहले अपने पूर्व रूप से जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर गलतियां हो जाएगी तो कोई बात नहीं, उससे सीखने को मिलेगा। जो मैं उत्तर बताऊंगा उससे अगर सही आपने जवाब दिया तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुल मिला के दोनों काम में से आपको करना ही करना है, गलती या सही आपको जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना सेशन का देरी किए हुए हम इस सीरीज़ को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलती रहे। निगाह मतलब आपके अंदर में अगर आपके सामने कोई एम है, आपके सामने कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति आपको विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के ठोकरें आपके सामने आकर लगती रहेगी, लेकिन आपको सदैव हवाओं की भांति उससे टकराकर संभलते रहते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है और इस अपने अंदर का जो है आग उसे जलते रहने देना है, उसे बुझने नहीं देना है। मंजिल मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, बस एक ज़रूरत है तो दमदार मेहनत की ज़रूरत है। जिसने मेहनत किया है सभी ने, कोई पहले तो कोई देरी से, लेकिन सफलताएं सभी को हाथ लगी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन का सबसे क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये जो सीटेट का प्रश्न सॉल्व करवाया जा रहा है यह 7 जुलाई 2019 को पूछा गया है। पेपर 1 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का यह पार्ट है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। आपको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 जो है वह किसको सिफारिश करता है, समावेशी शिक्षा को या पृथकीकरण शिक्षा को या मुख्य धारा को एकीकृत करने की शिक्षा को। तो देखो दोस्तों, समावेशी का अर्थ होता है कि एक ही छत के नीचे किसी भी तबके का लोग यदि आते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हो, शारीरिक रूप से पिछड़े हो या फिर सामाजिक रूप से वंचित बालक हो, उन सबों को, या कोई श्रेष्ठ बालक हो या कोई सामान्य बालक हो, सभी को एक ही छत के नीचे एक समान रूप से शिक्षा दिया जाए तो वह शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है।
दूसरा पृथक्करण, जो अलग अलग समूहों में उसके बुद्धि के स्तर पे या फिर शारीरिक संगठन के स्तर पे या अलग अलग आधारों पे अगर हम उसको बैठा कर शिक्षा देते हैं उसको पृथक्करण बोलेंगे। मुख्य धारा शिक्षण और एकीकृत शिक्षण, एक ही बिंदु पर फोकस करने वाली शिक्षा। अब यहाँ पे आप बताइए कि राइट टू एजुकेशन 2009 जो है वह किसको वकालत करता है? तो आपका जवाब आ गया होगा दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा को वकालत करने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करा एक्स यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में, नियमित विद्यालय देख रहे हैं, एक रेगुलर जो स्कूल है उसमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। वह शिक्षा कौन सा शिक्षा है? जिस विद्यालय, नियमित विद्यालय में सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार कौन सा शिक्षा रखता है? मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों अभी ही आपको मैंने बताया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आता है उसमें बताया गया है कि यह शिक्षा का उसका अधिकार है, उसे पाने का अधिकार दिया गया। शिक्षा 1 से 6 बरस से लेकर के 14 बरस तक के जो बालक होते हैं, अर्थात क्लास 1 से लेकर ये 6 आप ऐसे मान लीजिए 14 वर्ष तक के बालकों के लेकर ये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था रखा गया है, जहाँ की एक शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था 18 वर्षों तक की गई है। और समावेशी शिक्षा यह कहता है कि एक रेगुलर विद्यालय में सभी को अधिकार है कि वह बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसका जिसमें क्या, और इस विचारधारा में क्या होता है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय की व्यवस्था प्रदान की जाती है और उस विद्यालय के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से आने वाले बच्चे को एक समान भाव से देखा जाता है और शिक्षा दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों लेकर के चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या देखते हैं 3 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि आप यदि शिक्षक होंगे तो आप क्या करते? वह विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष संस्कृति वाले बच्चों को आप बढ़ावा देंगे या फिर वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता का अनदेखी कर देंगे कि भाई अलग अलग सांस्कृतिक विचारधारा रखने वाले बच्चे हैं और अलग अलग उनका जो है सो व्यवहार है, इसलिए उन्हें अनदेखी करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये तो भाई ऋणात्मक शब्द है, ऐसे ही नहीं होगा, इसका जवाब कट जाएगा। हाँ, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो आपका क्या दायित्व होगा कि जितने भी संस्कृतियों वाले बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हुए बच्चे, उनको आप सम्मान करेंगे, उनको महत्व देंगे। या फिर अगला ऑप्शन, वह विद्यार्थियों के बीच आपस में तुलना करेंगे कि एक बच्चे तो अधिक बढ़िया है और दूसरा खराब है। ऐसे एक दूसरे के बीच में तुलना करना ऋणात्मक शब्द होगा। यहाँ अब 2 ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। इन दोनों में सबसे ज़्यादा शिक्षक के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो निस्संदेह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप कक्ष में संप्रेषित करेंगे, कक्ष में आप उस बच्चों को जहाँ से वो अपनी संस्कृतियों से, विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित हुआ है, आप उनकी संस्कृतियों की बोली को, भाषा को आप महत्व दीजिए और सम्मान करिए। तो ये शिक्षा के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो 110 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है।
और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 में से 30 आप ले आ सकते हैं यदि पूर्ण रूप से पहले की वीडियो देख लेते हैं। जितने भी प्रश्न पूछा गया है अभी तक का सीटेट एग्ज़ाम के अंदर में अगर इतना देख कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप इस एग्ज़ाम को पार करेंगे। और एक याद रखेंगे, न संघर्ष न तकलीफ़, न संघर्ष न तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। संघर्ष करना है, बिना संघर्ष का जय जयकार नहीं होता है। आप संघर्ष करेंगे फिर ही जय जयकार होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे कब प्रभावित रूप से सीखेंगे? जब उनको पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं तब उसको सीखना कहेंगे। पहले सीखने का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि सीखना तब कहते हैं जब हम ज्ञान को एक व्यवहार के रूप में ढाल लेते हैं, तब तो वह सीखना कहलाएगा, अन्यथा वह सीखना नहीं कहलाएगा। किसी भी प्राप्त ज्ञान को अगर यदि आप व्यवहार जनित उसे नहीं अनुपालन करते हैं तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। अच्छा, वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करना गलत बात है। आप नकल करके कभी भी सीख नहीं सकते हैं और याद करने से भी नहीं सीख सकते हैं। बच्चों को क्या करेंगे? विभिन्न गतिविधि कराएंगे और कार्यों में संलग्न करेंगे, तो ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। आगे, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर देंगे। उस घटनाओं पर विचार विमर्श करने की कोई सहमति नहीं देंगे, उन्हें भागीदारी नहीं निभाएंगे। वह केवल घटना को देख सकता है लेकिन एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कोई भी घटना हुआ या कोई भी कार्य है तो उसमें आप उसकी गतिविधियों में शामिल होने दें, सक्रिय रूप से भागीदारी बनाएं ताकि बच्चे आपस में तालमेल या भागीदारी से लर्निंग बाय डूइंग करके खुद से कर करके सीख सके। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर। यदि आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को पूर्ण रूप से बनाने में। देखिए 5वां नंबर कह रहा है बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्यों करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। भाई अगर उसे ऐसे कहेंगे कि अगर तुम प्रश्न पूछते हो तो मैं तुम्हें जो है सो दंडित करूँगा, तुम्हारे गार्जियन के बताऊँगा, मैं तुम्हें विद्यालय से निकाल दूँगा, ऐसे करना चाहिए? कदापि नहीं करना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए कि भाई जो है सो अगर यदि प्रश्न तुम्हें पूछने की अधिकार ही नहीं है, जितना पढ़ाता हूँ चुप्पी साध कर हाथ में हाथ मलते हुए आप पैर पे पैर रख करके चुपचाप बैठ के केवल सुनो, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। पूछने से रोकना चाहिए। जैसे ही जो है पूछने के लिए खड़ा हुआ उसे कोई बात कह करके या किसी भी प्रकार के दुनिया जहान का कहानी कह करके उसके प्रश्नों को दबा देना, प्रश्न ही नहीं पूछने देना, उस पर रोक लगा देना, ये तो गलत जवाब होगा। हाँ, पूछने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए कक्ष में बच्चों को। अगर बच्चे जितना क्वेश्चन अधिक से अधिक उपयुक्त क्वेश्चन करेंगे मुद्दों के लेकर, तो निश्चित तरीक़ा से उसके अंदर बालकों की सोच को पता चल जाएगा हमें कि बालक किस दिशा में सोचता है, उसका चिंतन किस प्रकार है और आने वाले दिनों में उस बालकों का जीवन किस रूप से आगे बढ़ सकता है। उनकी सोच को हम भांप लेंगे, वो अवसर मुझे मिल जाएगा। बच्चे जैसा क्वेश्चन करेंगे उसे अपने आप में एक शिक्षक को अवसर के रूप में देखना चाहिए कि अब बालकों को हमें पहचानना है कि वह किस प्रकार के बालक है। और इससे प्रश्न पूछने से शिक्षक को ही केवल फ़ायदा नहीं होता है, अपितु बच्चों को भी फ़ायदा होता है।
इससे क्या होता है कि बच्चे यदि प्रश्न पूछेंगे तो उसके अंदर के जो जिज्ञासाएं होती है वह समाप्त होगा, उससे प्राप्त उत्तर से संतुष्टियाँ मिलेगी, वह कक्ष में मनोरंजन के साथ वह पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चों के कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने से जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है उसे लोकतांत्रिक बनाए रखना चाहिए, पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए पूछने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मुख्य प्रक्रिया नहीं है और कड़ा जैसे वो कौन सा निम्नलिखित में से जिसके द्वारा बच्चे अधिगम नहीं कर पाते? पुनरावृत्ति और अभ्यास, बार बार रिपीटेशन करवा रहे हो, एक्सरसाइज सब बनवा रहे हो, बार बार करवा रहे हो तो बच्चे थक जाएंगे एक ही चीज़ को बार बार करने से, और ऐसे करने से अधिगम नहीं होगा। निर्देशन एवं संचालन, केवल निर्देश देने से काम नहीं होगा, अधिगम नहीं हो पाएगा। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, अन्वेषण करना एवं पारस्परिक क्रिया करना, अन्वेषण करना और पारस्परिक क्रिया भी यहाँ नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है नहीं। देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना, कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। वो जो भी कुछ सीखा है उसे कंठस्थ करें एवं रिकॉल करने की कोशिश करें कि भाई जो ऐसा हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा, और उसको मजबूती अपने जीवन में लाएं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो यह अधिगम का एक मुख्य प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने समझ नहीं पाया। मुख्य प्रक्रिया नहीं है भाई, पुनरावृत्ति करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, निर्देश संचालन से होता है, अन्वेषण एवं पुनरावृत्ति से होता है, और रटने की प्रक्रिया से नहीं होता है। तो रटने की प्रक्रिया जो होगा वो रटने की प्रक्रिया कौन सा है? ये स्मरण करना, स्मरण एक रटन विद्या है, रटने की प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं होना चाहिए, और पूछ रहा था कौन सा प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का अगला नंबर। ऑप्शन नहीं होने से कभी कभी समस्याएं हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बच्चों के स्तंभ ख से प्रारंभिक विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। आपको क को ख से मिलान करना है और जिसकी जो विशेषता दिखता है। देखिए प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी रखता है, बिल्कुल गलत जवाब। मूल साधनों के बारे में सोच सकता है, नहीं, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है कौन? सृजनात्मक बालक। इसमें मौलिकता का गुण किस में पाया जाता है? सृजनात्मक बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। और प्रतिभाशाली बालक आसानी से विचलित होने की आदत है, नहीं, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अधिगम अशक्तता, उसको एक मिनट रोक लीजिए। अधिगम अशक्तता एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। प्रतिभाशाली बालकों के लेकर के और अधिगम अशक्तता, अधिगम अशक्तता का मिलान करना है, नहीं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल साधनों के बारे में सोच में आसान से विचलित होने की आदत, शीघ्रता स्वतंत्र रूप से सीख नहीं पाएगा। भाई जैसे धारा प्रवाह पढ़ने में उसकी कमी होती है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा। उस अधिगम अशक्तता कहते किसे हैं कि भाई किसी न किसी पक्ष में उसको कमियां महसूस हो रही है, कहीं न कहीं कोई न कोई पक्ष से वह कमज़ोर है,
तो वह धारा प्रवाह यहाँ पढ़ना एक पक्ष को दर्शा रहा है कि पढ़ने में कमी को महसूस करता है, तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों का तब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और बचा हुआ डी का 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 2, मतलब सी का 2। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। गलत जवाब, अगर उसे आप बार बार अभ्यास करने के लिए कह करके तुरंत सुधार देंगे, बच्चे को सीखने को नहीं मिलेगा। अधिगम एक भाग है। बच्चों की गलतियां क्या है? अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बिल्कुल गलत जवाब कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं और शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में जो है ना, वो गलतियां करना शामिल नहीं है। यह तो गलत बात है। आप कक्षा में जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित है कि वो गलती करेगा, और इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसकी प्रक्रिया को आप महत्व नहीं दें। गलतियां होना भी स्वाभाविक सी बात है, गलती से ही लोग सीखते हैं। प्रदर्शित करता है कि बच्चे कितने लापरवाह है। लापरवाह एक ऋणात्मक शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम जो है वह उसमें बच्चों की गलतियां जो है वह अधिगम का ही एक भाग है। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब यही प्रयास करेंगे, त्रुटि होगा फिर बच्चे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबर केवल करना, ये गलत जवाब हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल जैसे लेखन की क्रिया करवा रहे हैं मूल्यांकन का, ये सही तरीका नहीं है। यह अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। कौन से भाई गतिविधि? नाम नहीं है, गलत जवाब। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह एक भाग होना चाहिए। अगर शिक्षण अधिगम केवल कर देंगे और मूल्यांकन का सुव्यवस्था नहीं रखेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा शिक्षण जो था वह प्रभावी था, बच्चे उससे कितना सीख पाए, यह कैसे पता चलेगा? हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बच्चों के लिए, और बच्चों को अपनी क्षमताओं में कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इन सभी जानकारियाँ हमें मूल्यांकन से ही प्राप्त होती है। हमें शिक्षण का उद्देश्य बनाने में, प्रभावशाली शिक्षण बनाने में मूल्यांकन का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जवाब देने की कोशिश पहले करेंगे। देखिए क्या करा है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो बच्चे संरचनात्मक दृष्टिकोण रखता है उसके अनुसार अधिगम क्या है? भाई आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न पूछा गया आपसे, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। सक्रिय होना चाहिए। भाई यहाँ संरचनात्मक दृष्टिकोण, संरचना वाली बात है, एक्टिविटी वाली बात है, इसमें प्रयोगात्मक की बात है, इसमें उसके अनुभवों को जोड़ने की बात है और नया सृजन करने का काम वाली कह रहा है। तो अधिगम क्या है? जानकारियों का केवल अर्जन करना नहीं है। सूचनाओं को केवल रख लेना जानकारी तक अधिगम नहीं हो सकता है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि हम ज्ञान को तब तक ज्ञान नहीं कहेंगे जब तक कि वह हमारे व्यवहार में परिवर्तित न हो जाए। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये भी इसका राइट जवाब है। कह रहा है कि जो अधिगम है वह सक्रिय होता है, तो अधिगम सक्रिय ही है। जब तक बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे तो कैसे सीख पाएगा ज्ञान? और वह सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। बिल्कुल बात है। हम लोग जो भी अधिगम करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, वह समाज में ही रह करके सीखते हैं और समाज में
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। अब यहाँ पे दोनों का दोनों राइट जवाब है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा है कि अधिगम क्या है। अब दोनों जवाब राइट है, अब दोनों में से किसी एक को चुनना है जो उपयुक्त होगा। तो देखिए कह रहा है हम जो भी ज्ञान अधिगम को अर्जन करते हैं वह किसको ध्यान में रखकर अधिगम होना चाहिए। तो आपको पता है कि अधिगम जो कुछ भी होना चाहिए वो समाज को केंद्र बिंदु रख कर के होना चाहिए। जितने भी अधिगम है, सीखने की क्रिया, वो समाज के विभिन्न घटनाओं के आधार पर ही होता है। समाज में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिगम होता है, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए अधिगम होता है। और संरचना हमें आवश्यकता कहाँ होती है, समाज में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और रचनात्मक दृष्टिकोण से उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम अधिगम के माध्यम से वहाँ तक समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या हो जाता है। अगर आप एक शिक्षक हो, आप अपने विद्यार्थी को जान चुके हो कि वह बालक जो है ना वह बिल्कुल अच्छा बालक है, उसमें वह कर्मठ है एवं उसकी सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है वह बहुत ही लॉजिकली जवाब देने में माहिर है। आप उस बालकों के बारे में जानते हो, इससे क्या होगा, उस बच्चे के अंदर में निश्चित हो जाता है सीखने के लिए कि किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। भाई इससे बालक कैसे बंद कर देगा? अगर आप किसी बालक के बारे में जान जाते हो कि वह बालक अच्छा करता है, वो आप जब कोई टेस्ट लिए, ठीक है, और उस टेस्ट में वह बालक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेखन टेस्ट में, मौखिक टेस्ट में, शारीरिक परीक्षा में, सभी प्रकार से वो बालक बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप जान गए हैं, तो क्या बच्चे अगले बार से वैसी क्रिया नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्साह भंग हो जाता है, कोई भंग नहीं होगा उसके अंदर का उत्साह, और उसकी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके सामने कोई बच्चा आता है और वो अपने आप को, चाहे आप भी अगर टेस्ट लगाएंगे ना, तो कभी अगर प्रश्न 90 सही हुआ, फिर 95 सही हुआ, फिर 100 सही हुआ, अगर ऐसे बढ़ते जा रहा है, आपके अंदर में उत्साह बढ़ जाएगा और शिक्षक भी जान जाएंगे। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा, ये गलत जवाब होगा। प्रभावित तो होगा लेकिन पॉजिटिव रूप से प्रभावित होगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। शिक्षक भी सकारात्मक प्रभावित होगा और बच्चे भी प्रभावित होगा सकारात्मक रूप से। उसके अंदर में और ललच जगेगा कि हमें और सही करना है और बेहतर करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए आप शिक्षक हो और आप अपने बच्चों को चाहते हो कि वह समस्या समाधान करे, और उस समस्या समाधान के लिए आप शिक्षक होने के नाते आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। किस रूप में? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बार बार देने के लिए कहेंगे। आप बार बार एक ही प्रश्न को दिए जा रहे हो और उत्तर देने के लिए बार बार कह रहे हो उस बालक को, तो क्या उस प्रश्न का बार बार उत्तर देने से समस्या समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। रटन हो जाएगा, बच्चे रट्टू तोता हो जाएगा, रटवा रहे हो आप। ये गलत जवाब होगा आपका। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण। भाई आप पाठ्यक्रम में बालकों को क्या समझ रखे हो? वो सूचना को ग्रहण करने के लिए आया है, केवल जैसे सूचना मात्र सीखने से नहीं। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहता है कि बालकों में जो शिक्षा है उसे रटने के ऊपर बल ना दिया जाए,
NCF 2005 भी कहता है कि जो कुछ भी आप सिखाते हो बच्चे को उसे अपने पर्यावरण के साथ जोड़ करके सिखाओ, रट्टू मल तोता मत बनवाओ। तो यहाँ पे कंठस्टी करवाना ये कहीं ना कहीं रटने पर बल देता है, गलत जवाब। बच्चों की समस्या के बारे में एकदम सहानुभूति, बढ़िया से अनुमान लगाना और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नंबर ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके को समाधान लिखकर करना चाहिए। भाई जैसे ये भी गलत जवाब है, कहीं ना कहीं इसका राइट जवाब तीसरा नंबर जाता हुआ दिख रहा है। क्या कह रहा है कि कोई समस्या है और उस समस्या को बारीकी तरीका से देखिए, सहजानुभूत तरीका से देखना है, सहजानुभूत तरीकाओं से आपको देखना है, मतलब बारीकी से देखना है, आपको उसको समझना है पहले क्वेश्चन को, और अलग अलग अप्रोच लगाना है, अलग अलग विधियों के द्वारा उस समस्या के हल तक पहुंचने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है कि तुम कर लोगे। इसने इस तरीक़ा से उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो, अच्छा इस तरीक़ा से नहीं हुआ उस तरीक़ा से करो, ओह अच्छा चलो हटो, ये इन दोनों को इधर छोड़ दो, अब कहीं ना कहीं इस तरह से सोचो। आप ऐसे प्रोत्साहित करेंगे, अलग अलग तरीक़ों से समस्या समाधान पे अगर काम करने के लिए कहेंगे तो बच्चे गलतियां करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, लेकिन बच्चे यहीं से प्रभावी रूप से सीख भी पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम इतना ही पे रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ आया होगा, और इसी के साथ आपसे हम एक विनती करेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर और बेल आइकन के साथ कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए, आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।